लूसरड्रैक्ट छोटे डच गांव में अंधेरा घिर आया है। खाली टाउन हॉल, बाहर सैकड़ों लोग जमा हैं। माहौल गंभीर है। फिर उड़ते हैं पटाखे, पत्थर, फिर बोतलें। दंगा पुलिस टूट पड़ती है। एक पुलिस वाला गिरा। एक जन अफसरों पर जलती मशाल फेंकता है। अगली रात प्रदर्शनकारी फिर लौटे। फिर अगली रात भी। चौथी रात तक उन्होंने टाउन हॉल की खिड़कियों पर कंक्रीट ब्लॉक फेंके। यह मार्शल नहीं, कोई बस्ती नहीं, कोई ऐसा फ्रांसीसी उपनगर नहीं जिससे कैमरे थक चुके हों। यह नीदरलैंड है। अप्रैल 2026। पुलिस पर पत्थर फेंकने वाले वे प्रवासी नहीं, वे स्थानीय हैं। इस सब का मूल कारण नगर परिषद 70 अकेले पुरुष शरणार्थियों को खाली सरकारी भवन में ठहराना चाहती थी। 70, 18 मिलियन के देश में। बस इतना ही। यह नौबत क्यों आई? वर्षों तक नीदरलैंड कहता रहा, हां खुलेपन को, हां विविधता को, हां ऐसी व्यवस्था को जो सब समाहित कर ले। सवाल किया, आप समस्या थे, नस्लवादी, कट्टरपंथी, भविष्य से बेखबर। पर व्यवस्थाएं कब तक दबाव सहती? टूट जाती हैं। यूरोपीय सहिष्णुता के जनक देश में यह टूट अभी हो रही है। संसद नियम बदल रही। सीनेटर अपर्याप्त सख्ती पर अपने कानून गिरा रहे। हेग से संदेश है 3 शब्द जो डच नेताओं ने कभी ना कहे, नहीं और नहीं। यह मनोदशा नहीं। यह एक देश है, मानव इतिहास के सबसे सहिष्णु समाजों में से एक, जो आईने में खुद को देख रहा और तय कर रहा कि अब वह प्रतिबिंब नहीं चलता, बाकी यूरोप देख रहा। यदि डच इस प्रयोग को सफल ना कर पाए, कोई नहीं कर पाएगा। यह समझने कि यह कैसे टूटा, हमें पीछे जाना होगा। पिछले साल नहीं, 2023 नहीं, बल्कि समुद्र तक। नीदरलैंड कभी सिर्फ एक देश नहीं था, यह एक प्रयोग था। तकनीकी रूप से असंभव भूमि उत्तरी सागर से फावड़े फावड़े कर खींची गई, डायकों, पंपों व शांत राष्ट्रीय धुन से थमी। डचों ने राष्ट्र नहीं गढ़ा, सूखी रहने की मशीन बनाई। उस मशीन को चाहिए था यूरोपीय इतिहास का दुर्लभ तत्व, आम सहमति। क्योंकि जब पानी बढ़े, उसे फर्क नहीं कैथोलिक या प्रोटेस्टेंट, समाजवादी या उदारवादी से। डायक टूटा तो सब डूबेंगे एक ही ढंग से। इस वास्तविकता ने गढ़ा पोल्डर मॉडल, जिसे राजवैज्ञानिक कहते। बाकी पर मतभेद, पर डायक पर सहमति। 4 सदियों तक चला। इसने नीदरलैंड को उसकी प्रसिद्ध व्यावहारिकता दी, उसकी शांत सहिष्णुता, उसकी जियो और जीने दो संस्कृति ने एम्स्टर्डम को स्पेनिश इंक्विजिशन से सेफार्दिक यहूदियों, लुई खाडन से ह्यूगनोट्स, सबको शरण दी। जब यूरोप लोगों को दांव पर जला रहा था, डच व्यापार कर रहे थे। वह सद्गुण नहीं, अस्तित्व था। कहीं अस्तित्व की यह रणनीति ब्रांड बन गई। सहिष्णुता बातचीत न होकर पहचान बनी। नीदरलैंड ऐसी जगह बना जहां सब कुछ चलता। ड्रग्स, वेश्यावृत्ति, समलैंगिक विवाह, इच्छा मृत्यु। अन्य देश खिड़कियों पर लड़ते, डचों ने अपनी खोल दी। पर हर मशीन की भार सीमा। हेग में किसी को यह जोर से मंजूर न था। पोल्डर मॉडल एक शर्त पर ही चलता। डायक किस लिए है? सबको सहमत होना है। आप कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, धर्मनिरपेक्ष, उदारवादी, समाजवादी हो सकते हैं। पोल्डर को आपकी विचारधारा से मतलब नहीं, उसे एक बात की परवाह। क्या आप डच परियोजना के मूल नियम मानते हैं? चर्च राज्य अलगाव, धर्मनिरपेक्ष कानून समानता, बोलने की आजादी, महिला हक, समलैंगिक हक। कोई धार्मिक ग्रंथ, आपका या किसी और का, डच संविधान से ऊपर नहीं। सदियों तक नीदरलैंड में आए हर समूह ने वह अनुबंध अंततः हस्ताक्षरित किया। कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, यहूदी समुदाय, 60 के दशक के इतालवी व स्पेनिश प्रवासी, सब ने हस्ताक्षर किए। फिर प्रवासन की वो लहरें आईं जिन्होंने नहीं किया। हर व्यक्ति के इनकार के कारण नहीं, पर क्योंकि पहली बार नए आने वाले ऐसी संस्कृतियों से थे जहां डच समाज की अंतर्निहित मान्यताएं केवल अलग न थीं। उन्हें गलत माना, नैतिक रूप से गलत, धार्मिक रूप से गलत। एक ऐसी प्रणाली जिसे ज्यादा से ज्यादा बर्दाश्त किया जा सके, कम से कम बदला जा सके। पोल्डर असहमति संभालने के लिए बना था। उसे पोल्डर के बारे में असहमति संभालने के लिए नहीं बनाया गया था। प्रतिष्ठान ने सोचा यह ठीक, एकीकरण धीमा था। पिछली लहरों जैसे अगली पीढ़ी खुद को व्यवस्था में ढालती। फिर डेटा आया और डेटा बदसूरत था। नीदरलैंड में आज 18 मिलियन लोग। स्टैटिस्टिक्स नीदरलैंड्स, सीबीएस के अनुसार लगभग 6% मुस्लिम। करीब 1 मिलियन लोग 4 बड़े शहरों में केंद्रित।
एम्स्टर्डम, रॉटरडैम, हेग, यूट्रेक्ट, रैंडस्टैड, देश का शहरी दिल। 18 मिलियन में 1 मिलियन मुस्लिम, बहुमत नहीं, करीब भी नहीं, पर यह वो आंकड़ा है जो पूरी बात बदलता है। 15 से 18 के डच किशोरों में मुस्लिम पहचान वाले लगभग 15% तक बढ़े। 2010 के 9% से ऊपर। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की नवीनतम रिपोर्ट में उद्धृत सीबीएस डेटा के अनुसार कुछ रैंडस्टैड इलाकों में स्थानीय स्कूलों में गैर पश्चिमी प्रवासी छात्रों का हिस्सा 50% पार करता है। एम्स्टर्डम वेस्ट, रॉटरडैम साउथ, हेग के शिल्डर्सविस्क में गैर पश्चिमी छात्र सिर्फ बहुमत नहीं, वे ही स्कूल हैं। डच गलियारों में दूसरी भाषा। शिक्षक देश से अंतिम सेतु सीथ मानते हैं कि वहां एकीकरण सिर्फ धीमा नहीं, वह बस रुक गया है, यह प्रवृत्ति नहीं। यह जनसांख्यिकीय बदलाव की घड़ी है, डच शहरों में टिक टिक करती, जिसे दुनिया ने सबसे उदार बताया। 2024 में सीबीएस ने बताया कि पिछले 5 वर्षों में देश की जनसंख्या वृद्धि का 97% अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन से आया। 97%। अकेले डच जन्म जनसंख्या को स्थिर नहीं रख रहे थे। 2025 की शुरुआत में नीदरलैंड में 3 मिलियन लोग विदेश में जन्मे थे, 2.1 मिलियन और देश में कम से कम एक विदेशी जन्मे माता पिता से। कुल मिलाकर 28 में जो 6% जनसंख्या, उस हिस्से का लगभग 2/3 गैर यूरोपीय मूल से आया था। डच प्रतिष्ठान ने दशकों तक इसे विविधता कहा, संवर्धन, भविष्य। उन्होंने इसे वह नहीं कहा जो यह वास्तव में था, एक समाज जो जनसांख्यिकीय रूप से खुद को पहचान न रहा था। और यह तब था जब किसी ने अर्थशास्त्र देखा भी नहीं था। डच कल्याणकारी राज्य एक विशिष्ट धारणा पर बना था। आप काम करें, योगदान दें, जरूरत पर निकालें, हर कोई साझा कोष में योगदान दे, जीवन मुश्किल हो तो सबको सहारा मिले। डच इतिहास में वह गणित काम करता था, क्योंकि लगभग हर कोई योगदान कर रहा था। फिर शरणार्थी डेटा आया। सीबीएस की 2024 एकीकरण रिपोर्ट ने वो संख्याएं रखीं जिन्हें डच राजनीतिक वर्ग वर्षों तक जोर से न कहता रहा। 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के विदेशी जन्मे वयस्कों में जिनका प्राथमिक आय काम था, उनका हिस्सा राष्ट्रीय स्तर पर 57% था। पर मूल से तोड़ें तो तस्वीर टूटती है। तुर्की जन्मे डच निवासियों में 39%, मोरक्को जन्मे 42%, इराक जन्मे 45%, सोमालिया जन्मे 38%, सीरिया जन्मे मात्र 29%। प्राथमिक आय का स्रोत, लाभ पर निर्भरता, राष्ट्रीय 8.60%, सीरिया जन्मे 44%, सोमालिया जन्मे 88%, इराक जन्मे 34.9%। वे मामूली त्रुटियां नहीं, वे संरचनात्मक अंतराल हैं। 2024 के लेबर इकोनॉमिक्स अध्ययन ने डच माइक्रोडाटा उपयोग कर प्रति अप्रवासी आजीवन वित्तीय संतुलन गणना की। श्रम प्रवासी औसतन शुद्ध सकारात्मक होते हैं, पर शरणार्थी प्रवासी अध्ययन ने प्रति व्यक्ति 473,000 यूरो का शुद्ध आजीवन खर्च आंका, करीब आधा मिलियन यूरो प्रति शरणार्थी प्रवासी पूरे जीवन। एक कल्याणकारी राज्य में जो उनके लिए बना था, जिन्हें योगदान देना था। अपराध डेटा असुविधा बढ़ाता है। सीबीएस धर्म से आंकड़े नहीं छापता, डच कानूनी प्रणाली में यह मूल से है। पर 2023 में सामान्य डच मूल जनसंख्या के लिए संदिग्ध दर 0.6% थी। विदेश जन्मे में 1.1, 2 विदेशी जन्मे माता पिता वाले दूसरी पीढ़ी में 2.8, डच कैरेबियाई मूल 3.2, सोमाली 3.2, मोरक्को 2.8। सीबीएस खुद कहता है उम्र, आय और शहरी एकाग्रता से अंतराल कम होते हैं, पर वे गायब नहीं होते। और डच जनता ने सांख्यिकीविदों से बहुत पहले ही यह देखा था। यदि आप अभी भी साथ हैं तो सदस्यता बटन दबाएं, क्योंकि अगला अध्याय इस कहानी का वह हिस्सा है जिसे डच राजनेता 2 दशकों तक अनदेखा करते रहे, जब तक 2 हत्याओं, एक प्रचंड चुनाव और अप्रैल 2026 के सीनेट वोट ने अनदेखी असंभव न बनाई। हम उस व्यक्ति की बात करेंगे जिसे पद के लिए मारे गए, वह फिल्म निर्माता जिसे फिल्म बनाने के लिए सार्वजनिक सड़क पर मार दिया गया, और वह राजनेता जो 20 वर्षों तक 24 घंटे सशस्त्र पहरे में रहा, सिर्फ इसलिए कि वह सोचता था जो आधा देश। क्या होता है जब एक राष्ट्र इतना शांत, इतना आम सहमति संचालित, इतना विनम्र, अंततः धैर्य खो देता है? आप जानने वाले हैं। 90 के दशक में यदि आप डच राजनेता थे तो एक करियर खत्म करने वाली गलती कर सकते थे। आप प्रवासन को संस्कृति से जोड़ना, आप अर्थशास्त्र की बात कर सकते,
एकीकरण कार्यक्रम, भाषा कक्षाएं, आवास सब्सिडी, नौकरी प्रशिक्षण। पर जैसे ही आपने कहा कि शायद, बस शायद, कुछ सांस्कृतिक धार्मिक मूल्य डच उदार परियोजना से असंगत थे, प्रतिष्ठान ने मोर्चाबंदी की। आप नस्लवादी थे, जेनोफोब, अतीत का अवशेष जिसे भविष्य की समझ न थी। फिर 2001 में पिम फोर्टुइन राष्ट्रीय मंच पर आए, वह खेल खेलने से मना किया। फोर्टुइन सामान्य दक्षिणपंथी न थे, खुले तौर पर समलैंगिक, पूर्व समाजशास्त्र प्रोफेसर, भड़कीला, तीखे जुबान वाला, अनदेखा करना असंभव। उन्होंने सीधे डच में कहा, जो राजनीतिक वर्ग एक दशक से सभ्य समाज से प्रतिबंधित कर रहा था, कि डच समाज का इस्लामीकरण उस उदारवाद पर सीधा खतरा था जिस पर नीदरलैंड गर्व करता। That a country that had just legalized same-sex marriage couldn't pretend it had no problem importing communities in which homosexuality was considered a sin. That tolerance had limits. His party surged. Then on May 6, 2002, 9 days before the general election, Pim Fortuyn was shot to death in the parking lot of a media studio in Hilversum. His killer was Volkert van der Graaf, an animal rights activist who later said he did it because Fortuyn's rhetoric endangered vulnerable minorities. The establishment got the murder it had spent a year subtly suggesting he deserved. The country didn't forget. Even Dutch voters who had never agreed with Fortuyn understood in that parking lot that something had broken. A politician shot dead for saying things the establishment found distasteful. In the Netherlands, in 2002. That kind of violence didn't happen here. That was the whole point of being Dutch. 2 years later, in November 2004, filmmaker Theo van Gogh, the great-grandson of the famous painter's brother, was cycling through Amsterdam when a 26-year-old Dutch-Moroccan Islamist named Mohamed Bouyeri rode up alongside him and opened fire. Van Gogh was shot, stabbed, nearly decapitated. A letter was pinned to his chest with a knife, quoting the Quran and threatening another Dutch politician, Ayaan Hirsi Ali by name. Van Gogh's crime? He had co-produced a 10-minute film called Submission, which dramatized the treatment of women under hardline interpretations of Islam. 10 minutes, that's all it took. A single short film, and a Dutch citizen was killed on his own street, in his own city, for producing it. The message was clear to every writer, filmmaker, and journalist in the country. Certain topics now carried a personal security cost. And for a generation of Dutch creatives, the calculation quietly shifted. 2 political killings. 2 decades of the establishment calling the people concerned about it racists. The dike was leaking, and it was getting worse. By the 2010s, one Dutch politician had become the human embodiment of everything the establishment hated and couldn't defeat. Geert Wilders, former protege of the classical liberals, founder of the Party for Freedom, the PVV. A man whose views on Islam got him placed under 24-hour armed protection in the early 2000s, and who never took another walk in public without a security detail. He slept in different safe houses. He campaigned from behind bulletproof glass. For 2 decades, the Dutch political class dismissed him as a fringe figure, a populist, a symptom, never ever a serious contender for power. Then November 22, 2023 happened. Wilders' PVV didn't just win the Dutch general election, it obliterated the competition. 37 seats in the 150-seat House of Representatives, more than double the party's previous best, the largest single bloc in Dutch parliament, a mandate the mainstream parties had sworn to their voters was impossible, and those voters, not just the angry elderly. The PVV won in cities, suburbs, and rural provinces, in former labor strongholds, in communities where immigration wasn't an abstraction, it was the school their kids attended, the neighborhood they lived in, the hospital waiting room. The Dutch political class had told itself a comforting story for 30 years. That concerns about integration were the last gasp of an older, whiter, fading Netherlands, that the next generation would fix it. The next generation voted, and it voted for the man who needed police protection to go buy groceries. In September 2024, the new coalition, PVV and the right liberal VVD, with Marjolein Faber as asylum minister, announced what they called the strictest asylum regime in Dutch history.
border controls, reduced benefits. A legal package designed to drag the system back from 30 years of drift. The Dutch were finally doing what the rest of Europe had been hinting at for a decade, except this is the Netherlands, and nothing here ever goes in a straight line. Here's where the story turns strange. The same PVV-led coalition that swept in promising to fix Dutch migration? It collapsed in mid-2025 over the very issue it was supposed to solve. Wilders pulled his party out over disagreements about how far the crackdown should go. A new election, a new government, a new prime minister, and this is the part that's going to sound like a joke. His name is Rob Jetten. He leads D66, the progressive liberal party that opposed most of the strict asylum legislation from day one. The Jetten cabinet was sworn in on February 23, 2026. His asylum minister, Bart van den Brink, inherited the legal package Wilders' minister had drafted and was told by the coalition agreement to push it through Parliament. A progressive prime minister, implementing the strictest asylum law in Dutch history, written by the previous far-right government, only in the Netherlands. The lower house passed the Asylum Emergency Measures Act. It passed the Two-Status System Act. Both went to the Senate, the Eerste Kamer, for a final vote on April 21, 2026. And on the very day this was supposed to be the Dutch government's big victory, the Senate voted the Asylum Emergency Measures Act down. Not because the progressives blocked it, because the PVV, the very party that spent 20 years demanding exactly this law, killed it. Here's what happened. The Senate attached an amendment clarifying that Dutch citizens who give food, shelter, or aid to undocumented migrants would not be criminalized. The PVV refused to accept it. They wanted the criminalization to apply broadly. When the amendment passed anyway, PVV senators voted against their own legislation, torching the Faber package they had spent 2 years advertising as the Great Dutch Turning Point. The Two-Status System Act did pass. It's now law. It allows the Dutch government to distinguish between refugees fleeing war and climate disaster and those persecuted for ethnicity, religion, or sexuality, a significant structural change. In practice, it means shorter permits for the first group, faster reassessments. Once conditions change at home, and quicker paths back out. For years, this is what Dutch reformers had been asking for. Quietly, on April 21, 2026, they got it. But the headline bill? Dead. Sabotaged by the exact people who demanded it in the first place. Which raises a question the Dutch political class is very, very quietly dreading. Was this whole thing theater? Here's what nobody in the Dutch political circus is broadcasting. It may not matter. Because the European Union's new Migration and Asylum Pact takes effect across all member states on June 12, 2026, and the Dutch Council of State, the country's top legal advisory body, already confirmed that roughly 80% of what the dead Dutch law was supposed to do arrives automatically via the EU Pact anyway. Shorter asylum permits, harder family reunification, the end of indefinite residency for refugees, faster reassessments, all of it. The Dutch Senate killed a law today. The European Union is about to install most of it for them in 6 weeks. And the two-status system, the structural change that actually matters most in the long run, passed without a scratch. इस बीच सुरक्षा स्थिति भी अपनी भूमिका निभा रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा व आतंकवाद रोधी समन्वयक एनसीटीवी ने दिसंबर 2025 के आकलन से डच आतंकी खतरे को स्तर 4 पर बनाए रखा है। यह 5 स्तरीय डच पैमाने पर दूसरा सर्वोच्च स्तर है। इसका अर्थ है डच धरती पर आतंकी हमला अब वास्तविक, काल्पनिक नहीं वास्तविक। एनसीटीवी ने 2 खतरे बताए: जिहादी कट्टरता और समानांतर बढ़ती दक्षिणपंथी संस्था विरोधी हिंसा। डच सिर्फ नीति नहीं बहस कर रहे, वे ऐसे सुरक्षा माहौल में जी रहे जो उन्हें विरासत से मिले माहौल से मौलिक बदला है। यह अब सैद्धांतिक नहीं, लूजड्रेक्ट जैसे स्थानों में दिख रहा है जहां से हमने शुरू किया था। दंगा पुलिस की स्थानीय लोगों से 4 रात की झड़प, पत्थर पटाखे एक पुलिसकर्मी अस्पताल में। 25 अप्रैल तक परिषद झुकी, क्षमता 110 से 70, उद्घाटन टला। 3 दिन बाद प्रदर्शनकारी कंक्रीट ब्लॉक से टाउन हॉल खिड़कियां तोड़ गए।
24 अप्रैल को गियर्ट वाइल्डर्स का सार्वजनिक फैसला, बस 3 शब्द, नेदरलैंड इज वॉल, प्रॉप वॉल, नीदरलैंड भरा है, पूरा भरा है। यहां तक कि न्याय मंत्री डेविड वॉन वील ने माना प्रदर्शन डिफेंड नीदरलैंड्स के बैनर तले सक्रिय धुर दक्षिणपंथी नेटवर्कों का केंद्र बन गए थे। यह है एनसीटीवी स्तर 4 का नजदीकी रूप, रिपोर्ट में नहीं, सड़कों पर। ऐसे देश में जो गर्व करता था कि ऐसा यहां कभी नहीं होगा। जनभावना भी यही दर्शाती है। मुख्यधारा की सभी पार्टियां प्रवासन पर दाहिनी ओर खिसक गईं। वीवीडी, मार्क रुटे की पार्टी संतुलित केंद्रवाद की अब सीमा नियंत्रण पर अभियान चलाती है। क्रिश्चियन डेमोक्रेट्स, जो पिछले दशक में वामपंथ की ओर गए, सीमा नीति पर सरकार में लौटे। यहां तक कि प्रगतिशील प्रधानमंत्री रॉब जेटन भी सरकार की स्थिति को प्रवासन पर अधिक पकड़ चाहने के रूप में बताते हैं। सहिष्णुता मरी नहीं, उसे शर्तें मिलीं, ऐसी शर्तें जिन पर डच 20 साल पहले बात भी न करते। बांध फिर से बन रहा, जोर से नहीं, उस भव्य वाइल्डर्स बिल जैसा नहीं जो अभी गिरा, बल्कि धीरे धीरे, टुकड़ों में, कानून दर कानून। और डच जनता जो वोट देती है उसे पुष्ट करती है। एक ही सवाल, क्या यह कभी पलटा जा सकता था? नीदरलैंड इतिहास नहीं छोड़ रहा, बल्कि इसे फिर से तय कर रहा है। 400 साल तक डच असहमति पर सहमत होकर बचे, जब तक सब बांध पर सहमत थे। उस मॉडल ने दलदली मछली अर्थव्यवस्था को मानव इतिहास के सबसे समृद्ध समाजों में बदला। इसने दुनिया को रेम्ब्रांट, स्पिनोजा, वैध इच्छा मृत्यु व समलैंगिक विवाह दिए। इसने एम्स्टर्डम को वो जगह बनाया जहां आप जाते थे जब कहीं और आपको स्वीकारते न थे। वह देश अभी भी है। नहरें अब भी बहती, साइकिलें अभी भी सड़कों पर राज करती, ट्यूलिप हर अप्रैल खिलते। शनिवार दोपहर एम्स्टर्डम में घूमे तो सतह पर एक पीढ़ी में कुछ नहीं बदला, लेकिन अंदर का समझौता सार्वजनिक वास्तविक समय में उन मतदाताओं द्वारा फिर से लिखा जा रहा है जिन्होंने निष्कर्ष निकाला असीमित सहिष्णुता आत्मघाती है, और उन राजनेताओं द्वारा भी जिन्होंने मुश्किल से सीखा कि डच का मौन बहुमत अब न मौन है न शर्मीला। बाकी यूरोप देख रहा है, क्योंकि यदि नीदरलैंड, महाद्वीप का सबसे सहिष्णु, सबसे व्यावहारिक देश, इस दीवार से टकरा रहा है तो कोई सुरक्षित नहीं। डेनमार्क वहीं पहुंचा। उनकी सहिष्णुता का लाभ किसे मिले? और जिन्होंने डच खुलेपन को कमजोरी मानकर फायदा उठाया, मानो एम्स्टर्डम में बिल्कुल अलग सामाजिक अनुबंध आयात करने की छूट हो, वे अब देखेंगे क्या होता है जब एक विनम्र देश विनम्रता छोड़ देता है। यह हमें वास्तविक सवाल तक लाता है, जिस पर हम आपकी राय चाहते हैं नीचे टिप्पणियों में। क्या यह यूरोपीय सहिष्णुता की मौत है, या इसे बचाने का यही एकमात्र रास्ता बचा है? हमें बताएं आप क्या सोचते हैं। और यदि आप यूरोप को नया आकार देने वाले देशों पर ऐसे और गहरे विश्लेषण चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला पतन पहले ही सामने आ रहा है और हम तब वहीं होंगे।